Okay. So I have started the recording, so you can relax. सर एक क्वेश्चन पूछना था जी, सर। एग्जाम्स इन ओपन नोट्स होंगे या फिर exams will be open book and open notes. थैंक यू सर। Coming back to this autoencoder, तो आप लोगों ने क्लस्टरिंग का एक और भी तरीका पढ़ा हुआ है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो आपके पास डेटाबेस में इमेजेस पड़े हुए थे, आपने उनसे बना लिया 25 डायमेंशनल वेक्टर, और इस 25 डायमेंशनल वेक्टर पे आप क्लस्टरिंग करें, और लेट्स से इस फोल्डर में जो हमारे पास इमेजेस पड़े हैं ना, देयर आर 3 क्लासेस इन इट। ये हमें पता है कि 3 क्लासेस हैं, और हमने ऑटो इनकोडर यूज़ कर कर और ये सारी पाइपलाइन यूज़ करके हमने ये इन फीचर्स को प्लॉट किया है। ये तस्वीर बनी हुई आ रही है आपके सामने, और आप अगर इन इमेजेस को डायरेक्टली 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करें, तो what do you think is a better way of clustering these images? अगर हमारा एम सिर्फ क्लस्टर करना है, ये 25 डायमेंशनल वैल्यूज़ दे आर बेटर के ये जो 10 डायमेंशनल वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इस पे क्लस्टरिंग करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर के मीन्स यूज़ करेंगे तो इधर इधर भी कोई ना कोई क्लस्टरिंग तो हो जाएगी डायरेक्ट इमेजेस को अगर हम यूज़ करें। और ये जो इनकोडिंग हमने फाइंड आउट की है इसको भी इसको तो यूज़ करके हमने ये प्लॉट बनाया है, अभी क्लस्टरिंग नहीं की। तो फ़र्ज़ करें आप क्लस्टरिंग करेंगे तो ये क्लस्टर दूर दूर पड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत आसान है क्लस्टर बनाना इसके लिए। तो हर क्लस्टर में ना सिर्फ एक ही क्लास के इमेजेस होंगे। अगर हम इस तस्वीर को देखें ऐसे लग रहा है, तो अगर हम इमेजेस पे डायरेक्टली क्लस्टरिंग कर दें तो क्या रिजल्ट इस तस्वीर जैसा होगा ये जो बनी हुई है? सर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि ऑटो एनकोडर ने तो चीज़ों को कंप्रेस करके थोड़े से एरिया में कंप्रेस किया हुआ है उसमें, तो कुछ ना कुछ उसने चेंजेस तो किए होंगे क्लस्टरिंग के लिहाज से आई थिंक। ठीक है, दोनों मेथड्स डिफरेंट हैं, दोनों की परफॉर्मेंस बराबर नहीं हो सकती। ये तो हम एग्री करते हैं। तो विच वन वुड बी डूइंग बेटर? कौन अच्छे क्लस्टर बना रहा होगा? ऑटो एनकोडर में भी देखिए, ऑटो इनकोडर के पास सिर्फ 10 डायमेंशनल वैल्यूज़ हैं, और आपके पास जो हैं वो इमेजेस अगर आप डायरेक्टली यूज़ करें तो आपके पास लगता है ऐसे है कि ज़्यादा डेटा है, 25 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। फिर ऑटो एनकोडर जो है वो आई थिंक ये जो भी उसकी कंप्रेशन की है वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी या डिफरेंस, बल्कि डिफरेंस की बेस के ऊपर कंप्रेशन करेगा। जो हमारी 25 डायमेंशन की इमेज है उनके अंदर सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्लस्टरिंग थोड़ी मुश्किल होगी आई थिंक। तो ओके, इवन आई डोंट नो द आंसर, बट आई इफ आई हैव टू गेस, तो आप ये देखेंगे के मीन्स में तो आपने कोई मेहनत ही ना की। आपने यहाँ पे पिक्सल वैल्यूज़ लिखी, और पिक्सल वैल्यूज़ पे आपने क्लस्टरिंग कर दी, और आपके पास कोई जवाब आ गया। अब क्लस्टर कितने अच्छे बने, लेकिन ये जो ऑटो इनकोडिंग आपने उसी डेटा को यूज़ किया। देखिए, के मीन में भी हमें लेवल नहीं पता था इन इमेजेस का, और ऑटो इनकोडर में भी हमें ज़रूरत नहीं थी इनका लेवल बताने की। तो इसने कुछ तो मेहनत की ना। इसने कहा कि अच्छा मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो 10 डायमेंशनल वेक्टर है, ये कोई तो अच्छा इसने फीचर कैलकुलेट करने की कोशिश की होगी ना, कोई ट्रांसफॉर्म इसने कैलकुलेट किया होगा। तो रॉ डेटा
एज इट इज़ यूज़ कर लेना और उसमें से यूज़फुल फीचर्स निकालना, ये जिस तरह आप फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते थे तो आपको फ़ायदा होता था सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो ऑटो इनकोडर ने कोई ट्रांसफॉर्म तो निकाला है, अप्लाई किया है डेटा पे, तो और फिर वो ये बता रहा है कि इस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं इमेज को, तो ये कोई बहुत डिस्क्रिमिनेटिव फीचर है, यूजफुल फीचर है। तो इन माय ओपिनियन अगर हम इमेज स्पेस, इसको ये जो 25 डायमेंशनल चीज़ है ना, इसको हम इमेज स्पेस कह देते हैं, और ये जो है ये जो हमने ऑटो इनकोडर से वेक्टर बनाए हैं इसको हम लेटेंट स्पेस कह देते हैं, छुपी हुई, इसको लेटेंट स्पेस कह देते हैं। ये जो मैंने ये तस्वीर बनाई है ना, ये वाली, ये लेटेंट स्पेस में हमने अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया। लेटेंट का मतलब है कि छुपा हुआ। ये तो ऑब्वियस है, इमेज स्पेस में तो हमने डायरेक्टली हम एक इमेज को एक 25 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं बगैर कोई मेहनत किए, और ये लेटेंट स्पेस है। ये हमें पता नहीं थी, हमें इसके लिए एक एनकोडर ट्रेन करना पड़ा और उसने कोई ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हमारे डेटा पे, इस वजह से हम इसको लेटेंट कह रहे हैं। तो क्योंकि इसने कोई मेहनत की है तो शायद ये कोई बेहतर फीचर निकाल कर ले आया होगा। वेयर एज डायरेक्टली डेटा को यूज़ करें तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका ऑडियो सिग्नल है उसमें नॉइज़ आ गई, तो आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो नॉइज़ फ़िल्टर हो जाती है। तो कोई ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का फ़ायदा आपको होता है, मे बी के मीन से ये चीज़ बेहतर है। तो अच्छा, ये अब हमने, अच्छा अब हमारा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारा ऑटो इनकोडर बहुत अच्छा है, उसने इस तरह की डायग्राम बनाई है जो मैंने बॉक्स में बनाई हुई है। तो लेट्स से एक इमेज में शर्ट थी, लेट्स से एक इमेज में शर्ट थी, हमने इनकोडर ट्रेन कर लिया था, हमें उसके थीटा पता चल गए थे। अब हमने ये शर्ट इसमें एंटर की और हमारे पास कोई वेक्टर आ गया 10 डायमेंशनल, और उस 10 डायमेंशनल वेक्टर को लेट्स से मैंने, ये शर्ट वाला क्लस्टर है, लेट्स से ये शर्ट वाला क्लस्टर है, लेट्स से, तो इस पॉइंट को मैं रब कर देता हूँ। तो लेट्स से ये वो वाला डेटा पॉइंट है जो इस इमेज से आ रहा है। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, क्वेश्चन ये है कि अगर इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ये जो वेक्टर है इसमें मैं कोई नॉइज़ ऐड करूं, थोड़ी सी मैं नॉइज़ ऐड कर देता हूं, तो ये पॉइंट इधर से शिफ्ट होके ना यहाँ आ जाता है। और ये जो मेरे पास नया वेक्टर बना है, ये हम सिर्फ अपने डिकोडर में से पास करें, अगर ये इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इनपुट कर दें अपनी वैल्यूज़, और ये हमें 25 डायमेंशनल आउटपुट दे देगा, और उससे हम दोबारा अपना इमेज बना कर देखें तो अगर तो मैंने बहुत ही कम नॉइज़ ऐड की है ना, तो हो सकता है कि जो मेरे पास इमेज बने ना वो शर्ट जैसा हो। ठीक है, तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? ये जो हमने इसमें नॉइज़ डाली और ये इमेज हमारे पास शर्ट जैसा आ गया। तो एक सिंथेटिक एक जनरेटेड डेटा आपके पास आ गया, जो चीज़ पहले एग्जिस्टिंग करी थी आपने बनाया है। हाँ, तो हमारा डेटा का साइज़ बढ़ गया, एक तो ये बात है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें
मैं लालची हो जाता हूँ और मैं ज़्यादा नॉइज़ डालता हूँ, और नॉइज़ डालने के बाद जो मेरे पास वेक्टर आता है, ये मैं ज़रा बाउंड्रीज को डिलीट कर देता हूँ, ये ऐसी बनी नहीं है यहाँ पे। फर्ज करें अब जब मैंने नॉइज़ डाली इसके अंदर तो पॉइंट यहाँ पे चला गया, और इस पॉइंट को जब हम डिकोडर में देंगे तो क्या चीज़ वो दे तो देगा हमें कोई 25 डायमेंशनल वैल्यूज़, उससे हम इमेज भी बना लेंगे। तो उस इमेज में क्या होगा? सर आधी शर्ट, आधा कोट और आधा ट्राउजर, इस तरह कुछ होगा, या वाकमोले होगा, कुछ कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। काम कुछ अब होगा। तो इसमें ये जो ये हरकत हो रही है ना कि ये कोई चीज़ बना देता है जो कि रियलिस्टिक नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें हमारे पास इमेजेस थे, मेल मेल इमेजेस थे और फीमेल इमेजेस थे। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा पॉइंट आ गया जो इन दोनों के क्लस्टर्स के दरमियान आया, तो वो जो चीज़ बनेगी, हो सकता है आप ये गेस कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि वो आधे फीचर्स उसके मेल वाले होंगे और आधे फीचर्स फीमेल वाले होंगे। ये अगर वो काम करे ना तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही कोई गार्बेज चीज़ आपको दे देता है, तो ये जो डेटा आपने प्रोड्यूस किया है सिंथेटिक, इट इज़ नॉट गुड इनफ। डू यू एग्री विद दिस थिंग कि अगर वो बिल्कुल ही कोई रैंडम चीज़ दे देता है? यस सर, सर यूजफुल तो नहीं होगी हमारे लिए फिर। हम तो ऑटोमेटिकली डेटा बना रहे थे ना कि हम नॉइज़ ऐड करते जा रहे थे और हमारे पास ये इमेजेस बनते जा रहे थे और हम उनको एक फोल्डर में रखते जा रहे थे। ये हमारा डेटा हमने इंक्रीज़ कर लिया है। फ़र्ज़ करें मैंने जाकर देखा कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये शर्ट से रिलेटेड था, तो इस शर्ट वाले वेक्टर में जितनी भी मैं नॉइज़ ऐड करूँगा, मेरे पास शर्ट्स ही आएंगी। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और उधर मैं ये इमेज चिपकाता गया, पेस्ट करता गया, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इधर शर्ट्स हैं। लेकिन इनमें जो है ना यूज़लेस इमेजेस इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर मुझे मैन्युअली जाके इनको निकालना पड़ेगा। कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे, यही होगा कि जी कुछ तो ठीक बन गए हैं और कुछ ठीक नहीं बने। तो वो तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि मुझे डेटा लेबल करना पड़ गया, अगर ये मैंने मैन्युअली काम करना है। और फिर ये नहीं मुझे पता कि इस क्लस्टर से मैं कितना दूर जाऊंगा तो गार्बेज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एक चैलेंज है विद दीज ऑटो इनकोडर्स जो कि हमने हैंडल करना है, क्योंकि जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ था ना हमारा ऑटो इनकोडर, ये वो डेटा था जिस पे वो ट्रेन हुआ था। जब आप पॉइंट्स इसके पास रखते हैं तो वो कोई मीनिंगफुल चीज़ देता है, और जब पॉइंट्स आप ज़रा सा दूर करते हैं इससे, तो ये बिल्कुल ही कोई यूज़लेस चीज़ आउटपुट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं थी ट्रेनिंग डेटा में। आपने उसको तैयार ही नहीं किया था इसके लिए। तो ये हमारा एक चैलेंज है विच वी वांट टू हैंडल, वो अभी हम करते हैं। लेकिन वैसे अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये दो इमेजेस हैं, फ़र्ज़ करें यही इमेज है, तो इससे और इमेजेस जैसे आप कैसे बना सकते हैं? व्हाट अदर ट्रिक्स यू कैन यूज़? एक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, इस तरह कर देता हूँ। ठीक है। एक ये है कि मैं इस इमेज को फ्लिप कर देता हूँ इस एक्सिस पे। एक मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देता हूँ। किसी और एंगल पे रोटेट कर देता हूँ, सर छोटा अगर कर देता हूँ, मैं शर्ट को छोटा कर देता हूँ। सर अगर हम इमेज स्पेस में ही, आई मीन इस पिक्चर में ही पहले ही हम थोड़ी सी नॉइस ऐड करते हैं।
जैसे जीएसएम में अटैक में करते थे। नहीं ठीक है, वो हम करेंगे। एक तो ये स्टैंडर्ड तरीके हैं ना जो हम करते हैं कि छोटा कर दिया, रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया, फोटोशॉप में आप करते रहे। एक तरीके हमारे पास ये हैं, तो इससे भी हमारा डेटा कुछ तो इंक्रीज हो जाता है ना। इसको हम बोलते हैं डेटा ऑग्यूमेंटेशन। ये जो भी हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, डेटा ऑग्यूमेंट कर दिया हमने। इस शर्ट को हम इमेज के मुख्तलिफ कोनों में रख दें, मतलब ये इमेज है हमारा, तो इधर एक छोटी सी शर्ट बना दें। ठीक है, तो ये रोटेट कर देना, स्केल कर देना, फ्लिप कर देना, ये हमारे पास पहले कैपेबिलिटीज़ थी। लेकिन अब हम थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं, कुछ ज़्यादा चाहते हैं कि इस, क्योंकि अगर ये रेड शर्ट है ना, तो ये जो सारे इमेजेस हैं इनमें रेड शर्ट ने रेड ही रहना है। ऐसे नहीं होगा कि ये ग्रीन हो जाए। ग्रीन करने के लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा कि अच्छा जो जो पिक्सल्स रेड है ना इस तस्वीर में, उनको आप ग्रीन करें, तो वो मैनुअली हो गया, फिर वो बहुत टाइम ले लेता। लेकिन अगर ऑटो इनकोडर के केस में मेरे पास दो शर्ट्स हैं, जिसमें एक रेड है और एक रेड है और एक ग्रीन है, और उनके मेरे पास ये दो वेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे एक रेड है और एक येलो है, उनके मेरे पास ये दो वेक्टर्स आ जाते हैं, और मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो ये बिल्कुल पास पास हैं, फर्ज करें अगर प्लॉट करने के बाद, तो इन दोनों को अगर मैं एवरेज करूँ, रेड और येलो को एवरेज करके एक वेक्टर बना लूँ, तो इस वेक्टर से जो शर्ट प्रोड्यूस होगी उसका कलर क्या होगा? ऑरेंज होना चाहिए आई थिंक। रेड और ग्रीन को मिक्स करने से शायद ऑरेंज बनता है, तो यू आर राइट, ऑरेंज हो जाएगी शर्ट। तो इस वजह से ये जो लेटेंट स्पेस है ना, ये दिस इज दिस इज मच पावरफुल स्पेस देन इमेज स्पेस। लेटेंट स्पेस में हमारी जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। लेकिन लेटेंट स्पेस का मसला मैंने आपको बता दिया। लेटेंट स्पेस में हो ये रहा है कि अगर क्लस्टर्स के दरमियान गैप ज़्यादा है ना, तो ये जो खाली जगह हैं जो कभी देखी नहीं थी ट्रेनिंग में, इनमें क्या प्रोड्यूस होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और हमने तो यही डिसाइड किया था ना कि अच्छे फीचर वो होते हैं जो चीज़ों को दूर दूर रखें, ताकि उनको क्लासीफाई करने में आसानी हो। तो अब दो कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे एम्स हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो दूर दूर भी पड़ी हों, और अब जब सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस करने की बारी आई है, हमें ये जो गैप है ना, ये बुरा लगना शुरू हो गया इनके दरमियान। क्योंकि ये जो गैप है, इसमें आपने किसी डेटा पॉइंट में नॉइज़ ऐड की, इस गैप में पॉइंट आ गया, उस गैप के उस वाले पॉइंट के साथ डिकोडर क्या करता है हमें नहीं पता, और लोगों ने करके देखा है, गार्बेज प्रोडक्शन होती है। तो हम चाहते हैं कि नॉइज़ अगर हम किसी डेटा पॉइंट में डालें तो मीनिंगफुल चीज़ प्रोड्यूस हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर कोशिश करनी चाहिए कि कोई सिंथेटिक डेटा हो तो हम उसे पकड़ सकें। वही जो हम कोशिश कर सकें फेक डेटा को पकड़ सकें और डिटेक्ट कर सकें। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ये अब आपने याद रखना है। अभी फर्ज करिए जो हमारे पास थोड़े से शर्ट के इमेजेस थे, हमारे पास शर्ट के इमेजेस हैं और वो थोड़े से हैं, और हम एक डिटेक्टर ट्रेन कर लेते हैं। हम एक डिटेक्टर ट्रेन कर लेते हैं और उसका काम सिर्फ ये है पता चलाना कि इज़ इट शर्ट और इज़ इट नॉट अ शर्ट।
ठीक है। तो अगर तो चीज़ बिल्कुल ही शर्ट जैसी नहीं है, अगर तो शर्ट जैसी बिल्कुल चीज़ नहीं, गार्बेज पिक्सल्स हैं, तो हमारे क्लासीफायर को कोई परेशानी नहीं होगी उसको नॉट अ शर्ट कहने में। तो ये जो थोड़े से इमेजेस थे हमारे पास शुरू में, इनसे अगर हम इनको लेबल कर लेते और इनसे कोई बाइनरी क्लासीफायर ट्रेन कर लेते और फिर वो हम अपने डिकोडर के बाद एक क्लासीफायर लगा देते कि अगर तो चीज़ प्रोड्यूस हुई है ना जो शर्ट जैसी नहीं है, बिल्कुल ही शर्ट जैसी नहीं है, फर्ज करें तस्वीर में कोई और क्लोथिंग आइटम नज़र आ रहा है, जैकेट नज़र आ रही है, उसको तो ये हमारा क्लासीफायर शायद शर्ट ही कहे। लेकिन अगर बिल्कुल ही रैंडम पिक्सल्स हैं तो वो तो डिस्क्रीन करना बहुत आसान है। तो ये जो सिंपल हमारा एक डिटेक्टर है जो कि हमने डिकोडर के बाद लगाया हुआ, वो इस फोल्डर में से सारे बुरे वाले इमेजेस को डिलीट कर देगा। तो मोस्टली जो इस फोल्डर में चीज़ें बचेंगी वो शर्ट्स ही होंगी। एक अप्रोच ये है, ये अब आपने याद रखनी है, ये जो हमने एक बाइनरी क्लासीफायर बनाया है। तो ये बहुत सादा क्लासीफायर होगा क्योंकि ये बहुत कम डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है और इससे गलतियां भी बहुत होंगी, लेकिन जो बिल्कुल ही गार्बेज इमेजेस होंगे उनमें से कुछ को ये निकालने में कामयाब हो जाएगा। तो ये एक अप्रोच हमारे पास ये है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, वी विल कम बैक टू दिस। तो अच्छा, एक काम और कर सकते हैं। वन थिंग विच वी कैन ट्राई इज़ कि हमारा जो इनपुट इमेज है, अगर हम इसमें थोड़ी सी नॉइज़ डाल दें शुरू में, थोड़ी सी नॉइज़ डालें, लेट्स से गॉसियन नॉइज़ डालें, तो अब भी हमारा इमेज जो है ना वो शर्ट ही दिखेगा। डू यू एग्री कि अगर हमने अपने इमेज में थोड़ी सी नॉइज़ डाल दी है तो जो अभी हमारा इनपुट इमेज है वो शर्ट ही दिखता है? यस। अच्छा, तो अब जब हम फर्ज करें हम ट्रेनिंग करते हुए हम अपने हर इमेज में ना थोड़ी थोड़ी नॉइज़ डालते हैं, तो उससे होगा ये कि फ़र्ज़ करें पहले अगर सिर्फ एक इमेज से ये वाला पॉइंट बन रहा था ना, अब एक इमेज से थोड़े और पॉइंट बन जाएंगे। तो हम इस सर्कल को बढ़ा इस इसको बढ़ा रहे हैं, आप उसको ज़्यादा इमेजेस दिखा रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है। तो क्योंकि हम उसे ज़्यादा इमेजेस दिखा रहे हैं और देखने में भी वो शर्ट ही लगती है, जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने इमेज को ब्लर कर दिया थोड़ा सा, तो ब्लरी इमेज में भी आपको चीज़ तो नज़र आ रही होती है और ब्लर के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कितना ब्लर करना है आपने। तो उससे ये हो सकता है कि आप क्योंकि ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को दिखा रहे हैं तो ये स्पेस भरती जा रही है, ये जो लेटेंट स्पेस है। तो एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप जो है ना ट्रेनिंग टाइम पे अपने इमेजेस में ना थोड़ी सी नॉइज़ डालें, ये स्पेस भर जाएगी। ये जो तरीक़ेकार है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं, ये अब नया ऑटो इनकोडर आ गया। ये इनपुट आई, ये डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर, ये जो इसका मुश्किल सा नाम है ना, ये वही है जो अभी आपने किया है कि आपके पास इनपुट आई और आपने ना उस इनपुट में नॉइज़ डाली और ऑटो इनकोडर ट्रेन करने की कोशिश की। तो अगर वो इनपुट नॉइज़ी इनपुट को भी रिकंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा बेहतर ऑटो इनकोडर है, इसने नॉइज़ को भी हैंडल कर लिया। डू यू एग्री विद दिस थिंग, अगर ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए? यस सर, तो नॉइस इन्वेरियंस आ जाएगी। हाँ, नॉइज़ के लिए इन्वेरियंस आ जाएगी कि अगर आपकी इमेजेस में नॉइज़ है तो आप उसको नॉइज़ निकाल सकते हैं। एक तो ये जो ऑटो इनकोडर है, आप इसका एक काम ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई डेटा सेट है, आप उसमें से नॉइज़
आपका चैनल है, फर्ज करें कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं, आपने सिग्नल भेजा, उसमें नॉइज़ ऐड हो जाती है और आप रिसीवर एंड पे डिकोड करना चाहते हैं अपने सिग्नल को। तो अगर आपने इस तरह ऑटो इनकोडर ट्रेन किया था ना, तो वो इस नॉइज़ को निकालने में कामयाब हो जाएगा, जो भी नॉइज़ ऐड हुई हुई थी इनपुट पे। तो एक तो फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि ये नॉइज़ रिमूवल के लिए भी यही न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है। एक फ़ायदा इसका ये है, इसने नॉइज़ को रिमूव करना सीख लिया है, क्योंकि ये वो चीज़ बना लेता है, तो इसने नॉइज़ रिमूव करना सीख ली है। तो एक तो ये डी नॉइजिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सारी एप्लीकेशंस जहाँ पे आपके इनपुट डेटा में नॉइज़ ऐड हो जाती है, आप उसको ये निकालने में कामयाब हो जाए। एक ये आपके पास यूज़ है। दूसरा जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारी लेटेंट स्पेस है, इसको भी तो हमने थोड़ा सा भर दी है। तो जब हम भर देंगे तो ये जो खाली जगह हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगी। तो जितनी ये खाली जगह कम होंगी, उतना गार्बेज आउटपुट आने के चांसेस कम कम हो होंगे, जाएगा। कम हो जाएंगे। ये दो फायदे हैं ये जो डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स हैं। तो अब आपके सामने अगर कोई नाम ले ना डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर, तो आपको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप नॉइज़ डालने की जगह ना आप ड्रॉप आउट लेयर यूज़ कर लें। अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे ना ऑटो इनकोडर्स शुरू में, तो हमने ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि कुछ वायर्स को डिलीट कर देते थे। तो इमेज के कुछ पिक्सल्स को यूज़ नहीं कर रहे थे हम, तो जानबूझ के रैंडमली हम कुछ पिक्सल्स को ड्रॉप कर देते थे और हम कहते थे अच्छा ज़रा आप कर दिखाओ ना रिकंस्ट्रक्ट। तो अगर अब भी उसने रिकंस्ट्रक्ट करने में वो कामयाब हो गया, तो उसका मतलब ये है कि अब जो उसने इनकोडिंग सीखी है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो आपकी जो ट्रिक थी उससे रिकवर कर गया। आप उसे पूरा इमेज नहीं दिखाते, आप उसमें इमेज का कुछ हिस्सा दिखाते हैं उसको, वो फिर भी बताने में कामयाब हो जाता है कि अच्छा ये शर्ट ऐसी दिखती होगी। मसलन मैं इसको पूरी कार नहीं दिखाता, मैं इसको जो है ना कभी कार का टायर डिलीट कर देता हूँ। कभी कार का टायर डिलीट कर दें, कभी कार का ये पोर्शन डिलीट कर दें, और ये गेस करने में कामयाब हो जाए कि आपने क्या छुपाया है पीछे। तो ये और बेहतर फीचर है, क्योंकि ये जो है इसने कुछ और बेहतर चीज़ें सीखी हैं जो पहला जो ऑटो इनकोडर थे वो नहीं सीख पा रहे थे। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इनकोडर हैं, डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर, या ये देखें, ये इनपुट पे शर्ट है, आप रेंडमली पिक्सल्स को डिलीट कर देते थे और फिर कोई कोडिंग इनकोडिंग सीखता था आपका इनकोडर, और उसके बाद शर्ट रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता था आपको। तो ये देख लें, आप चीज़ों को डिलीट भी कर रहे हैं, लेकिन उसने सीख लिया है कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। तो आपने उसको ट्रेनिंग ही ऐसी करवाई थी। जितनी मुश्किल ट्रेनिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी कैपेबिलिटी होगी। तो ये जो बीच में गैप छोड़े हुए हैं ना, ये बेसिकली वो ड्रॉप आउट लेयर जो हमने बनाई थी उससे यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ऑटो इनकोडर हैं जो कि आप मुश्किल करते जा रहे हैं उसका काम, और वो मुश्किल और वो और अच्छे फीचर सीखने की कोशिश कर रहा है जिससे ये वो एम अचीव कर ले। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा पिक्सल्स को डिलीट कर देंगे, मैं 90% पिक्सल यहाँ पर डिलीट कर दूँ अगर, तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज़ रिकंस्ट्रक्ट हो रही है वो इतनी शार्प नहीं होगी। तो इट इज़ नॉट लाइक एज इफ इट इज़ मैजिक, एक हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। तो जब हम इनपुट पे क्रिस्प इमेज दे रहे थे, तब वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, वो कुछ फीचर्स थे हमारे पास। अब हमने उससे बेहतर फीचर्स थोड़े सीख लिए, कुछ पिक्सल्स को हम ड्रॉप कर देते हैं या हम नॉइज़ डाल देते हैं।
तो अब हमारे फीचर्स और बेहतर हो गए। लेकिन अगर हम इतनी ज़्यादा नॉइज़ डाल दें कि हर चीज़ हुई गार्बेज जाए, दिखे ही कुछ ना इनपुट पे, तो ह्यूमन नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा, तो इसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा फिर। तो एनीवेज, इनपुट इमेज दें या थोड़ी सी नॉइज़ ऐड कर दें इमेज में, या उसके कुछ पिक्सल्स को ड्रॉप कर दें और वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर जाए, तो ये और भी अच्छे हमारे पास फीचर्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो डी नॉइजिंग ऑटो एनकोडर है, ये क्लस्टर का मतलब ब्लैंक स्पेस कम कैसे कर रहा है? हम अपने हम तो सिंपल एक नॉइज ऐड कर रहे हैं अपने इमेज के साथ, तो ब्लैंक स्पेसेस कैसे कम हो जाएंगी इससे? ब्लैंक स्पेस इस तरह कम हो जाएगी ना कि पहले जब आपने इमेज में कोई नॉइज़ आउटपुट नहीं की थी, तो इसने कोई 10 डायमेंशनल वेक्टर बना लिया था। तो अब जो ये 10 डायमेंशनल वेक्टर बनाएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने इनपुट बदल दी ना थोड़ी सी, यस सर। तो एक नया पॉइंट बना दिया उसने। वो नया पॉइंट भी तो कहीं प्लेस होगा ना स्पेस में, कोई तो जगह लेनी है ना उस पॉइंट ने भी। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो लोग नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं अपने इनपुट डेटा में से, कुछ अच्छे फीचर्स तलाश करना चाहते हैं नॉइज़ी इन्वायरमेंट के लिए, वो ये वाले ऑटो इनकोडर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, वही लेयर्स हैं, वही पैरामीटर्स तलाश करने का तरीका है, एंड वी आर जस्ट प्लेइंग विद द ब्लॉक्स। तो इसको आप यूँ याद कर सकते हैं कि ये जो लेटेंट स्पेस है ना, इट इज़ सॉर्ट ऑफ, अगर आपको याद होती है जो हम सुनते थे कि ये जो जिन होता है इसकी जो रूह होती है ना, जान होती है, वो किसी तोते में होती है। तो इफ़ यू कैनॉट फाइट विद दिस जीनी, बट यू कैन ऑब्वियसली हैंडल अ पैरट। तो अगर आप इसकी गर्दन मरोड़े ना, तो ये उल्टा होके गिर जाएगा यहाँ पे। तो ये जो लोअर डिमेंशनल स्पेस है ना, इनकोडिंग स्पेस, तो पैरट इज आर इनकोडिंग एंड जीनी इज द इमेज। जिन की जान तोते में। तो ये जो जिन की जान तोते में है ना, उसको मशीन लर्निंग की दुनिया में ऑटो इनकोडर कहते हैं। तो एक ज़माना होता था जब हमारे पास बहुत बड़े डेटा सेट्स नहीं होते थे, तो फिर बहुत चैलेंज होता था डीप नेटवर्क्स को ट्रेन करना। तो ऑटो इनकोडर क्योंकि अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो पहले लोग एक ऑटो इनकोडर ट्रेन कर लेते थे जो लेफ़्ट साइड पे है, और फिर क्योंकि हिडन वन और हिडन टू लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे कोई पैरामीटर फीचर सीख लेती थी, आप ये वाला नेटवर्क कॉपी कर लेते थे कि ये तो बहुत अच्छा नेटवर्क है, उसके बाद कोई लेयर बनाते थे जो आपकी फर्ज करें जो भी आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये तरीका होता था डीप नेटवर्क सीखने का, कि आप बहुत ज़्यादा अनलेबल डेटा से कुछ चीज़ें सीख लें और फिर थोड़े से लेबल डेटा से आप अपनी सिर्फ आउटपुट लेयर सीख लें। तो क्योंकि आप पैरामीटर्स कम सीख रहे हैं, तो आपको कम लेबल डेटा चाहिए। तो अगर कम लेबल डेटा है ना, तो फिर आप 2 स्टेज में अपना डीप नेटवर्क ट्रेन किया करते थे। ये एक ज़माना था शुरू में, द फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। उसके बाद फिर हमने डेटा सेट्स ही बहुत बड़े बड़े बना दिए, फिर हमारे पास एलेक्स नेट आ गया, रेजनेट आ गया, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे फीचर्स सीख चुके हैं। और हमने ये बात ट्रांसफर लर्निंग में डिस्कस की थी कि you train a network on dogs and cats, and maybe that network already gives you features for medical images. बट एनीवेज, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी डोमेन में काम कर रहे हैं जिसमें एलेक्स नेट बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मे बी उस डोमेन का आप बहुत ज़्यादा अनलेबल डेटा लें और ट्रेन कर लें अपने आप को ऑटो इनकोडर टेक्निक से, ट्राई टू ट्रेन। स्क्रीन विजिबल है? यस सर।
ठीक है, तो बहरहाल अब जो हमारा चैलेंज है ना, करंटली वी आर एट दिस पॉइंट के ये जो हमने इनपुट पे नॉइज़ डाली उससे जो है ना हमारा इनपुट पे हमने नॉइज़ हमने अगर डाली है तो उससे हम क्लस्टर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। वो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करने की गारंटी नहीं है हमारे पास। जिस तरह ये देखें ना, यहाँ पे हमने एक ऑटो इनकोडर ट्रेन किया एमनेस डेटा पे। एमनेस डेटा हैज़ इमेजेस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ये जो 0 से 9 वाले जो हमारे पास क्लस्टर्स बनाए ऑटो इनकोडर ने, वो ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्पल वाला जो है वो 7 है, येलो वाला शायद 1 है, और ये बाकी जो भी डॉट्स हैं ना ये आपने देखी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 7 वाले इमेज में नॉइज़ डाली और वो पॉइंट 7 और 1 के दरमियान वाली खाली जगह पर आ गया, तो जो इमेज आउटपुट होगा वो हो सकता है गार्बेज हो। तो इस खाली जगह से कैसे बचना है, ये हमारा एम है। तो अच्छा, तो अब इससे कैसे बचना है, तो ये बहुत आसान है। हम ना इस तरह करते हैं कि हम अपने जो एरर फंक्शन को चेंज करते हैं। अभी तक हमारा जो एरर फंक्शन है ना उसमें हम ये कह रहे हैं कि व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि जो इनपुट पे दिया है ना वही आउटपुट पे आ जाए। तो एक तो ये हमारी एरर टर्म है। इस एरर टर्म में ना हम एक और टर्म ऐड करेंगे और हम ये कहेंगे ऑटो इनकोडर को कि अच्छा अब ज़रा थीटा सीख कर दिखाओ ना। तो ये एक्स डैश बनाने में थीटा इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब ये दूसरी टर्म है, इधर भी कुछ ना कुछ थीटा रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये दूसरी टर्म जो इसने रिड्यूस करनी है ना, उससे हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि अच्छा तुमने करना ये है कि इसको मैं आपको सादा करके बता देता हूँ। ये हमारी लेटेंट स्पेस है, दिस इज आवर लेटेंट स्पेस। और हम जो है अपने ऑटो इनकोडर को कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भी डेटा पॉइंट ना इस जगह से बाहर नहीं आना चाहिए। चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी क्लासेस हैं, सबको ना इसी के अंदर भरो। हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसके लिए। पहले तो खुली आज़ादी थी ना, उसको आज़ादी ये थी कि वो रेड वाले क्लस्टर को कहीं पे भी रख दे, ग्रीन वाले को कहीं पे भी रख दे, येलो वाले को कहीं पे भी रख दे। अब हम उसको कह रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें सर्कल दिया है ना, तुमने इससे बाहर नहीं जाना। तुमने बाहर भी नहीं जाना और तुमने जो है वो रिकंस्ट्रक्ट भी कर लेना है चीज़ को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस है ना, ये जो चीज़ को दोबारा बनाना है, ये मीन स्क्वायर एरर, एक तो ये चीज़ कम होगी। और प्लस हम ये कह रहे हैं कि तुमने जो है ना इस सर्कल से बाहर भी नहीं जाना। अगर कोई डेटा पॉइंट इससे बाहर जाएगा ना तो तुम्हारी एरर को हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो सर ऑटो इनकोडर को हम इमेज देते हैं और वो खुद उसके अंदर से फीचर निकाल के उसको कंप्रेस कर देता है, तो हम उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं कि सब कुछ फिर फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हम तो ऑटोमेटिकली जा रहे थे। नहीं, तो अभी भी ऑटोमेटिकली जाएंगे ना। जब हम ये प्लॉट बनाएंगे और प्लॉट बनाने के बाद अगर कोई डेटा आइटम इस प्लॉट से इस सर्कल से बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि अच्छा तुम्हारी एरर को ये जो दूसरी टर्म हमने ऐड की है इसमें हम इंक्रीज कर देंगे एरर को। तो अब जॉइंट एरर रिड्यूस होनी है ना,
ये पहली टर्म भी उसने कम करनी है और इसने दूसरी टर्म भी कम करनी है, तो ही ग्रेडियंट डिसेंट मतलब तभी काम आएगा ना, कि जब दोनों एरर कम हो। अब हमारी टोटल एरर ये है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं और अगर कोई पॉइंट इस सर्कल से बाहर आ रहा है उसका, तो हम इस एरर में कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो तुम्हारी एरर बढ़ गई। ये तो हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं ये एरर हम इसकी कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन अब इसकी मजबूरी क्या है? अब ऑटो इनकोडर की मजबूरी ये है कि इसने जो इनकोडिंग तलाश करनी है उसने रखनी सर्कल के अंदर ही है, और उसने ये भी कोशिश करना है कि रेड वाले पॉइंट्स ग्रीन येलो वाले से मिक्स ना हो, येलो वाले ब्लू वालों से मिक्स ना हो। क्योंकि फर्ज करें मिक्स हो गए, ये ब्लू वाला एक पॉइंट, मैं ज़रा, ये ब्लू वाला पॉइंट कहीं इधर आ गया, फर्ज करें ये ब्लू वाला पॉइंट इधर आ गया, तो चांसेस आर के ये इमेज जो है ना कोई येलो वाली चीज़ बनेगी। जब डिकोडर को आप ये वाला पॉइंट देंगे तो चांसेस आर के वो शर्ट बना दे, क्योंकि ये उसके क्लस्टर में पड़ा हुआ है ना। दिया आपने लेट से शू था, दिया आपने शू था, जूता दिया था और उसमें बना शर्ट दी। ये क्यों हुआ है ये वाला काम? सब ब्लू वाले येलो वाले क्लस्टर में चला गया था, तो उसने समझ लिया। ठीक है, तो ये जो अच्छी इनकोडिंग होगी, जो अच्छी इनकोडिंग वो होगी जो रिकंस्ट्रक्शन अच्छी कर सके, और रिकंस्ट्रक्शन वही अच्छी कर सकता है जो क्लस्टर्स को दूर दूर रखे, वरना कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो क्लस्टर्स को मिक्स नहीं होने देना, वरना वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये जो पहली वाली टर्म है ना हमारी, ये जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, ये वाला जो है, ये क्या करता है कि क्लस्टर्स को दूर दूर रखने की कोशिश करेगा, वरना उससे रिकंस्ट्रक्ट नहीं होने वाली चीज़। तो ये पहली वाली टर्म का एम ये है कि क्लस्टर्स को मिक्स नहीं होने देना। लेकिन अगर आप सिर्फ पहली वाली एरर को कंसिडर करें ना, तो वो वाला काम होता है जो हमारे साथ पहले हुआ था। ये खुशी खुशी दूर दूर रख लेगा इन सारों को, खुशी खुशी इसने दूर दूर रख लिया सबको, और कहेगा ये देखें जी, हम आप मुझे जब मैंने सबको दूर दूर रख लिया, अब आप मुझे अगर कोई ये वाला पॉइंट देंगे ना, तो उससे मैं ब्लू वाला शू ही बना कर दूंगा आपको। लेकिन फिर हमारा मसला ये है कि ये खाली जगह बढ़ जाती है। तो खाली जगहों को कम करने के लिए हमने ये दूसरा कंडीशन इन्फोर्स कर दी। तो अब उसने दो बातें करनी है, उसने मिक्स भी नहीं होने देना, इन अदर वर्ड्स ये पहले वाली एरर भी कम करनी है उसने, और उसने इस सर्कल से बाहर भी नहीं जाने देना, तो उसने दूसरी वाली एरर भी कम करनी है। ये दोनों काम होंगे तो हमारे पास जो गैप्स हैं वो भी कम होंगे, और हमारा जो इनकोडिंग है उससे हम चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि हम दूर भी रखना चाह रहे हैं लेकिन एरर कम भी करना चाह रहे हैं, तो हमें किसी थोड़ी सी रिलैक्सेशन किसी एक एरर को देनी पड़ेगी। मतलब दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये काम हम अचीव कर सकते हैं। जो बीच में गैप आ रहा है ना, ये हम इस गैप को कम करने के लिए हमने एक टर्म और ऐड कर देनी है। तो अब ये जो टर्म हमने ऐड करनी है ना, इसका नाम है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। एक और नाम आ गया आपके सामने। अभी तक आपने सिंपल ऑटो इनकोडर पढ़ा था, फिर आपने डीनॉइजिंग पढ़ा था या ड्रॉप आउट वाला पढ़ा था, और अब आपका जो है ना वेरिएशनल वाला आ गया।
So this is the most famous autoencoder that is being used these days. ये भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एक टर्म हमने ऐड करनी है और अब हम वो देखते हैं कि वो टर्म क्या है। तो ये है जी वो ऑटोएनकोडर, ये जो वेरिएशनल ऑटोएनकोडर है ना, इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इस लिंक पे दी गई है, पर ये हम देखते हैं। इनपुट आई, हमने कुछ न्यूरॉन्स यूज़ किए पहली वाली लेयर में, फिर थोड़े और काम कर दिए, और 120 के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर है ना उसकी 60 आउटपुट्स हैं, 30 ब्लू वाले डब्बे में और 30 जो है वो येलो वाले डब्बे में। तो 30 आउटपुट्स हैं, उसके बाद ये जो ग्रीन वाला डब्बा है इसकी सिर्फ 30 आउटपुट्स हैं। तो यहाँ तक ये जो ग्रीन वाले डब्बे तक है ना, दिस इज़ योर इनकोडर। और उसके बाद फिर वापस वही जो डिकोडर वाला आप काम करते थे कि 120 पे गए 30 से, और फिर 500 गए और आपके पास जो है ना आउटपुट आ गया। तो ये जो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो है ना ये जो 30 आउटपुट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, think of these outputs as the parameters of a normal distribution, कि अगर हमारा ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर बनाया था हमने, फर्स्ट करें ये 30 साइज़ का था, अभी इस एग्जांपल में इसका साइज़ 30 होगा, ठीक है। इस एग्जांपल में इसका साइज़ 30 है। तो आपने क्या कहते हैं, इधर ऊपर चले जाते हैं, तस्वीर उधर से ही देखें। अभी दिस इज़ अ सिंपल नेटवर्क, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि ये जो तीसरी लेयर है ना, 500 पहले इनपुट आई, तो 500 डायमेंशनल इनपुट थी। आप पहली लेयर में 500 न्यूरॉन्स, अगली लेयर में 120 न्यूरॉन्स, अगली लेयर में 60 न्यूरॉन्स। 60 न्यूरॉन्स के बाद आप क्या करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है पुराने वाले नेटवर्क से, पुराने वाले ऑटो इनकोडर से। तो वो कहता है कि ये जो होगी ना 60 आउटपुट्स, आप इसको ऐसे तस्वर करें कि ये एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं। तो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होती है मीन से और वेरिएंस से, दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, या कुछ और भी चाहिए होता है? सर सिर्फ मीन और वेरिएंस चाहिए होती है। तो आपको एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गई फॉर 30 डायमेंशनल स्पेस। अगर 30 मीन है और 30 वेरिएंस की वैल्यूज़ हैं, तो आपको 30 डायमेंशनल स्पेस की गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गई। आप उसमें से एक पॉइंट सैंपल करेंगे तो उसका साइज़ क्या होगा, एक 30 डायमेंशनल गाउसियन स्पेस में से अगर आप कोई सैंपल करें डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो जो डेटा पॉइंट होगा उसका साइज़ क्या होगा? 13 में से होगा। लेकिन इसे हम कर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सर हमारे पास तो एक येलो क्लास के ऑब्जेक्ट्स है और ब्लू क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं गॉसियन वाले? वो अभी क्लियर हो जाता है। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 30 डायमेंशनल गाउसियन स्पेस है और उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई पॉइंट सैंपल करते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा? अच्छा, तो अगर मैंने 30 डायमेंशनल गाउसियन स्पेस बनानी है तो मुझे कितने पैरामीटर चाहिए? स्टोकेस्टिक्स तो पढ़ लिया है ना आपने? यस सर। सर लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है। वो
कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि मीन और वेरिएंस क्यों यूज़ हो रही है। तो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। आप जाके रिवाइज करें, गूगल करें मल्टी डायमेंशनल गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो then we will come back and we will see why we are treating the output of why we are treating the output as the output of third layer as parameters of Gaussian.